जी नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12वीं बायोलॉजी के जो प्रथम अध्याय है, जो हम लोगों का है जीवों में प्रजनन, जिसको हम लोग जनन के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स। यानी इस पूरे अध्याय में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से जीव जो होते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जंतु हों, किस प्रकार से अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कंप्लीट और साथ ही साथ हम लोग जो है नोट्स भी करते जाएंगे, है ना। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो बच्चे 12वीं क्लास के बायोलॉजी और इस बार एग्जामिनी है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि रिप्रोडक्शंस और ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, यानी जीव क्या होता है। साधारणतः हम लोग पौधे और जंतुओं को जीव के अंतर्गत रखते हैं, और जो प्रजनन है यानी कि रिप्रोडक्शंस है, वो जो है सजीवों का क्या है, मौलिक गुण है। यानी कि जितने भी सारे हमारे पास सजीव हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, अति सूक्ष्म हैं, वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शंस यानी प्रजनन का जो कार्य करते हैं और अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं। तो प्रजनन क्या है, सजीवों का मौलिक गुण है। क्या है, सजीवों का एक मौलिक गुण है। जितने भी सारे सजीव हैं वे सभी के सभी क्या करेंगे, प्रजनन कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखें कि जो प्रजनन है, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शंस है, यह एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों, क्योंकि यह जो है सजीवों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, या इसको हम लोग कह सकते हैं जैविक प्रक्रिया है, जिसमें संपूर्ण या पूर्ण रूप से विकसित जीव, यानी कि अगर कोई भी जीवधारी है, चाहे पौधे हैं चाहे जंतु हैं, वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से पहले मैच्योर कर जाते हैं और फिर अपने जैसे, यानी कि क्या होंगे, जैसे हाइड्रा पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाइड्रा अपने जैसे शिशुओं को जन्म दे रहे हैं, है ना। और जो है कुत्ते जो है इस तरह के शिशुओं को जन्म दे रहे हैं, और मानव जैसे शिशुओं को जन्म दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर जो एक जैसे की बात चल रही है, अपने जैसे मतलब हूबहू उसी तरह का जीव उत्पन्न करेगा। जैसे माता पिता है वैसे ही उनके संतान ही होंगे, है ना। एक जैसे होंगे, वह किसी प्रकार से विभिन्नता नहीं रखेंगे, तथा अपने से भिन्न, यानी कि यहाँ पर जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होंगी, असमानताएं, विभिन्नता होंगी। तो इससे क्या होगा, विभिन्न संतान या जो संतति होगा, जिसको ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, को उत्पन्न करता है, जिससे उसके जाति, जैसे कुत्ते अगर अपने शिशुओं को जन्म दे रहे हैं, हाइड्रा अगर नए जीव बना रहे हैं, तो इनकी जो जाति है इस पृथ्वी पर बनी रहती हैं, है ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन या जनन कहते हैं। एक बार हम लोग और रिवीजन कर लेते हैं कि जनन या रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल या जैविक प्रक्रिया है ना, जिसको हम लोग सजीवों का मौलिक गुण भी कहते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से विकसित जीव, है ना, पूरी तरह से परिपक्व जीव क्या करेंगे, अपने जैसे है, यानी कि जो है सेम जो है क्या करेगा, सेम साइज का, जेनेटिकली एक ही जैसे होंगे, और अलग अलग यानी अपने से भिन्न संतानों को जन्म देते हैं, जिससे उसकी जाति की सततता इस पृथ्वी पर बनी रहती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि जो प्रजनन की प्रक्रिया है, इसमें वे जीव जो नए जीवों को जन्म देते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर ये एक जीव है और अपने जैसे अलग अलग जो है जैसे जीवों को जन्म दे रहे हैं, और ये जो है कुत्ता है ना, यहाँ पर जो है ये फीमेल डॉग है यानी कुतिया है, तो ये क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो जीव क्या करेगा, नए जीव को जन्म देगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, यानी पेरेंट्स कहते हैं, एवं उत्पन्न हुए संतान को हम लोग संतति कहते हैं। जैसे ये जो हैं आपके यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये चूँकि जो है आपके ईस्ट हैं, ये पेरेंट्स ईस्ट हो जाएंगे, और इससे जो बर्ड बने यानी कि जो नए जीव बने,
ये इनके ऑफस्प्रिंग्स हो जाएंगे, है ना, या सेल्स हो जाएंगे जो क्या करते हैं, नए जीव बन रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो कुतिया है ये क्या हो जाएंगे, इनके पेरेंट्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, इनके संतान हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वे जीव जो नए जीवों को जन्म देते हैं, ये नया जीव है ना, एक जीव है जो ऐसे इस तरह के जीवों को जन्म दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, जनक हो गया, और ये छोटे जीव जो पैदा हुए उसको हम लोग संतति कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर जो उत्पन्न संतति होती हैं पुनः वृद्धि करते हैं, परिपक्व होते हैं और प्रजनन की क्रिया करते हैं। यानी कि ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, पुनः ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं यानी कि जो संतान हैं, ये क्या होंगे, परिपक्व होंगे, क्या होंगे, परिपक्व होंगे, और फिर ये क्या करेंगे, जनन का कार्य करेंगे, और वे पुनः एक नए जीवों को जन्म देने में समर्थ होंगे। तो ये प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। नेक्स्ट देखें प्रजनन के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य देखेंगे जाति की सततता बनाए रखना, यानी कि जैसे अगर कोई जीव है तो ये इनको जन्म देंगे, पुनः जो है ये इनको जन्म देंगे, है ना। तो इस तरह से इनकी जाति की सततता क्या रहती हैं, बनी रहती है। उसके बाद जनसंख्या संगठन करने में, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म 2 कैसे होंगे, 2 से 4 कैसे होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रजनन का रास्ता अपनाना होगा जिससे जनसंख्या आएगी और विभिन्नता होगी, यानी कि कहीं ना कहीं लैंगिक प्रजनन की ओर इशारा करता है कि अगर कोई 2 जीव आपस में इस तरह से एक नए जीवों को बना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विभिन्नता आएगी, और फिर जो है क्या होगा, वेरिएशंस होने के कारण जो है एक नए जीवों का विकास होगा। नेक्स्ट देखें कि किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर, है ना, कि अगर कोई भी जीवधारी है जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक होती हैं, तो इनके बीच का जो समय है ना, इनके बीच का जो समय अंतराल है यानी टाइम पीरियड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल यानी लाइफ स्पैन कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ होता क्या है ना, कि जब एक जीवों का जन्म होता है तो उनकी कभी ना कभी डेथ होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जीव जो है किसी बीमारी से, है ना, किसी बीमारी से भी डेथ कर जाते हैं, या दुर्घटनावश क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, एक्सीडेंटली जो है वो क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो उस मृत्यु को हम लोग जो है यहाँ पर टाइम पीरियड को हम लोग जीवन आयु नहीं कहते हैं। तो किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर जो प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय अंतराल को उस जीवधारी का क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन आयु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि यह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए कि अगर किसी भी जीवधारी का शरीर बहुत विशाल है, बड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि वह लंबे समय तक जिएगा। जैसे अगर हम लोग देखें हमारे पैरोट हैं और इधर क्रॉ है ना, तो अगर हम लोग देखें तो इनका जो एज है ना, वह 140 वर्ष जीता है, और जो कौवे हैं वह 15 से 20 साल जीते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें देखिए साइज में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एज में कितना फ़र्क है ना। तो ये 140 वर्ष जी रहे हैं और ये जो है 15 से 20 साल ही जी रहे हैं। तो याद रखना है कि यह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि गाय का 18 से 22 वर्ष हैं, टॉर्टोइज का जो है आपका 80 से 120 ईयर्स जी रहे हैं, हाथी का 60 से 70 है, बटरफ्लाई है 8 से 12 जो है मंथ है ना, जो आपके बनाना ट्रीज हैं 10 से 15 ईयर्स हैं, है ना। तोता जो है 80 से 140 वर्ष जी रहे हैं, 5 से 7 वर्ष गुलाब की आयु है ना। इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग जीवों का अलग अलग क्या है, लाइफ स्पैन है ना। और ये जो है जैसे यहाँ पर अगर देखें, हाथी की जो उम्र होती हैं 60 से 70 होती हैं, लेकिन अगर हम लोग वहीं तोते की बात करेंगे तो यह जो है लगभग 140 वर्ष तक जीता है। तो अगर इसका शरीर बड़ा है तो इसका मतलब यह ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो याद रखना है कि किसी भी जीवधारी के शरीर का जो आकार पर निर्भर नहीं करता है, या किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। लाइफ स्पैन जो है यह बॉडी साइज पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखें कि जो हमारे अमीबा हैं, जो क्या है, एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवधारी हैं। ये क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं और 2 हिस्सों में
बट जाते हैं। और देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक का बंटवारा होता है। क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक का बंटवारा होता है। अब देखिए परिपक्व कैसे होंगे, क्योंकि अमीबा जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जलीय माध्यम में रहते हैं, और वहाँ उनके जो भोजन होते हैं जैसे आपके प्रोटोजोआ हैं, बैक्टीरिया है, डाइटम्स हैं, है ना, वो उनको खाते हैं। और जब खाएंगे तो परिपक्व होंगे, पोषक तत्व मिलेगा, तो क्या होंगे, वो मैच्योर कर जाएंगे और दो हिस्सों में बट जाएंगे। कहाँ पर, जब तक वह जलीय माध्यम में रहेगा तब तक। और इस प्रक्रिया में यानी कि अमीबा जब प्रजनन करता है तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले मैच्योरिटी आएगी, परिपक्व करेगा अमीबा, और उसमें सबसे पहले केंद्रक का बंटवारा होगा। और केंद्रक के बंटवारे को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये याद रखना है, आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्रक के बंटवारे को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एवं उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव बढ़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इस तरह से एक परिपक्व अमीबा दो नए अमीबा का निर्माण कर देते हैं, और दोनों बटा हुआ जो टुकड़ा होता है दो नए संतति अमीबा को जन्म देते हैं। अतः अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, मरणशील प्राणी, यानी कि यहाँ पर जो है अमरणशील प्राणी कहेंगे, यानी अमर जंतु कहेंगे, है ना। अमीबा कभी नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते, क्योंकि जैसे ही वह परिपक्व होता है दो हिस्से में बढ़ जाते हैं, और वो दोनों बटा हुआ टुकड़ा जो है दो नए अमीबा में बदल जाते हैं। और इस तरह से यह क्या होता है, अमरणशील प्राणी होता है, जिसको हम लोग अमर जंतु के नाम से भी जानते हैं ना, इसीलिए इसे हम लोग अमर जंतु के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक कोशिकीय जीव अमीबा किस तरह से क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखें कि प्रजनन जो होता है किस जीवधारी में किस प्रकार से होगा। मान लीजिए कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, तो इसमें किस तरह से प्रजनन होगा, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं उनकी आवास स्थान पर, यानी कि जीवधारी कहाँ पर रह रहा है, उनके हैबिटेट पर भी निर्भर करता है। उनकी आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि पर, कि उसके शरीर के अंदर कौन कौन से संरचनाएं हैं, उनके अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, इस पर भी निर्भर करता है। और उसके बाद है पर्यावरणीय प्रभाव पर, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है ये काफ़ी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और इस वजह से कोई भी जीव यह निर्णय करता है किस प्रकार से उसे प्रजनन करना है। तो प्रजनन किस जीवधारी में किस तरह से होगा, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यह करेगा आवास स्थान पर, आंतरिक संरचना और क्रियाविधि पर, और पर्यावरणीय प्रभाव पर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया जो है इसमें कितने सदस्य भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो है दो तरह से बांट सकते हैं। कितने तरह से बांट सकते हैं, दो तरह से बांट सकते हैं, इसके आधार पर कि प्रजनन की प्रक्रिया में कितने जीव शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दो टाइप से बांटते हैं। पहला है अलैंगिक प्रजनन। क्या है अलैंगिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। और दूसरा क्या है लैंगिक प्रजनन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो प्रजनन का डिवीजन किया गया है, प्रजनन कितने तरह के होते हैं हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था, है ना। अलैंगिक प्रजनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यह क्यों बांटे, क्योंकि प्रजनन में कितने सदस्य भाग ले रहे हैं। अगर एक लेगा तो क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन बोलेंगे। अगर दो भाग लेंगे तो उसको हम लोग लैंगिक प्रजनन कहेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है इसका हम लोग कॉमन कैरेक्टर्स जान लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कैरेक्टर्स जान लेते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वन पेरेंट्स होगा, है ना, एक ही यहाँ पर माता पिता शामिल होंगे, यानी एक ही जीव शामिल होंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर टू पेरेंट्स होंगे, यानी कि और वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग सेक्स के होंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए, इन्वॉल्विंग नो गैमेट्स है, यानी कि इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर युग्मक क्या होते हैं, शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सेम, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बने संतान होंगे वह क्या होंगे, अपने पेरेंट्स से आनुवंशिकी तौर पर समान होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, जेनेटिकली
डिफर करेंगे, है ना, कि यहाँ पर आनुवांशिक तौर पर क्या होंगे, ये अलग अलग दिखेंगे। किस में? लैंगिक प्रजनन में, है ना। तो यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने, अलैंगिक प्रजनन में सिंगल पेरेंट्स होंगे, एक ही जनक होंगे, इसमें युग्मक का निर्माण जो है नहीं होगा, शामिल नहीं होगा, और जो इनके संतान बनेंगे वह कैसा होगा, अपने पेरेंट्स से आनुवांशिक तौर पर समान होंगे। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होगा, दो जीव शामिल होंगे और वो दोनों विपरीत लिंग के होंगे, ठीक है। इसमें युग्मक बनेगा, उसके बाद निषेचन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, और जिसमें जो जीव बनेंगे, है ना, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, वह अपने पेरेंट्स से क्या होंगे, जेनेटिकली तौर पर या आनुवांशिक तौर पर क्या होंगे, अलग होंगे। चलिए अब आइए जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा, इनके कौन कौन से गुण हैं, विशेषताएं हैं, क्या लाभ और हानि है। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। अलैंगिक प्रजनन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, में एक ही पेरेंट्स भाग लेते हैं। यानी कि जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलैंगिक है, इसमें नर मादा का जो है संयोग नहीं होगा, तो इसको कह सकते हैं ना कि अलैंगिक प्रजनन में एक ही पेरेंट्स या जनक भाग लेते हैं। अतः जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन क्या है, एक जनकीय प्रक्रिया है। क्या है? जनकीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट्स भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसमें ना तो युग्मक का निर्माण होता है, इसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं, और ना ही इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है ना। जैसे ये आपके ब्रायोफाइलम है ना, ब्रायोफाइलम की पत्तियां हैं, है ना, इसमें इनके लीफ मार्जिन्स में होते हैं, ये जो है छोटे से क्या बनते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और इससे जो है एक नए जो है प्लांटलेट्स बनते हैं, और फिर ये एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। अमीबा भी जो है परिपक्व होते हैं और केंद्रक विभाजित होते हैं, फिर ये दो हिस्सों में बट जाते हैं और बनाते हैं जो है दो छोटे नए अमीबा बनाते हैं, जिसको हम लोग डॉटर्स अमीबा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एकल, है ना, या एक जनक कोशिका भाग लेते हैं, ना ही युग्मक बनते हैं और ना ही निषेचन होता है। नेक्स्ट देखें कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो अलैंगिक प्रजनन है इसमें क्या होता है कि उत्पन्न संतान जो होते हैं जो अपने जनक यानी माता पिता से समान होते हैं। किस किस मामले में होते हैं, तो आकारिकी रूप से होते हैं और आनुवांशिकी रूप से होते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहरी संरचना कैसी है, उनकी आनुवांशिकी कैसी है, जेनेटिक संरचना कैसी है, तो यह दोनों क्या रहता है, समान रहता है अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बने संतानों में। तो उस संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और ध्यान रखना है कि क्लोन आपसे जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो ये परिभाषा पूछी जाती है इनकी, क्लोन क्या है। तो सबसे पहले कि क्लोन कहाँ बनते हैं, अलैंगिक प्रजनन में बनते हैं, है ना, और कैसे होते हैं, तो अपने जनक से समान होते हैं, माता पिता से समान होते हैं। किस किस मामले में होते हैं, तो आकारिकी मामले में होते हैं, और फिर आनुवांशिकी मामले में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो क्लोन की परिभाषा हम लोग कह सकते हैं ना कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता यानी जनक से, पेरेंट से समान होते हैं आकारिकी और आनुवांशिक तौर पर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यानी कि इसमें जैसे अमीबा में जो उत्पन्न संतानें होंगे वह हूबहू अमीबा के जैसा ही होगा, है ना। ईस्ट में भी इसी तरह का होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, अलैंगिक प्रजनन के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला हम लोग देखें, इसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं। यानी अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जो है नर मादा भागीदारी नहीं होती है। अतः यह क्या होता है, जनकीय प्रक्रिया होता है। क्या होता है, यह पेरेंटल प्रोसेस होता है, इसमें नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है। नेक्स्ट देखें, यह एक सरल यानी सिंपल प्रोसेस है और फास्ट प्रोसेस है। यानी कि अलैंगिक प्रजनन जो है यह एक सरल विधि है और तीव्र प्रक्रिया है, जल्दी जल्दी होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखें, इसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स याद रखने, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी युग्मक नहीं बनते हैं। नेक्स्ट देखें, निषेचन नहीं होने के कारण यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण नहीं होता है।
और याद रखने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि जो जायगोट होते हैं वह कैसे होते हैं, तो यह होते हैं डायप्लॉइड। याद रखने हैं 2n होता है क्योंकि यह निषेचन के प्रक्रिया के उपरांत बनता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अलैंगिक प्रजनन, इसमें निषेचन नहीं होने के कारण जायगोट का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, उत्पन्न संतति अपने जनक से समान होते हैं। कैसे समान होते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यह आनुवंशिक तौर पर और आकारिकी तौर पर क्या होते हैं, समान होते हैं, और ऐसे संतानों को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट देखें, उत्पन्न संतानों की संख्या काफ़ी अधिक होती हैं, यानी कि इसमें जो है जीव बनेंगे काफ़ी अधिक संख्या में बनेंगे, और इसमें जो पेरेंटल केयर होता है, मातृ रक्षा होती हैं, कम या नहीं के बराबर होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें कि अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। अलग अलग मेथड्स के द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे विभाजन विधि। क्या है, विभाजन, जिसको हम लोग फीजन मेथड्स कहते हैं। दूसरा है आपका मुकुलन विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्डिंग मेथड्स कहते हैं। तीसरा है आपका बीजाणु निर्माण विधि, जिसको हम लोग स्पोरुलेशन मेथड्स कहते हैं। यानी कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव क्या करते हैं, एक नए जीवों को जन्म देते हैं, तो उसमें क्या होता है, विभाजन विधि होता है। विभाजन मतलब होता है एक जीव है परिपक्व हुआ और अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है, चाहे वह 2 हिस्सों में बटे या 2 से अधिक टुकड़ों में बटे, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग विभाजन। विभाजित माना होता है अलग अलग हिस्सों में बंट जाना, टुकड़ों में बंट जाना। दूसरा है मुकुलन। क्या है, मुकुलन। मुकुलन माने क्या होता है, यहाँ पर जो है एक जीव है जैसे ईस्ट है, इसमें क्या होगा, उभार जैसे संरचनाएं बनेंगी और ये फिर अलग हो जाएंगे और फिर एक नए जीव का निर्माण करेंगे। और बीजाणु निर्माण में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और जैसे ही बीजाणु अपने पेरेंट्स सेल से या बॉडी से अलग होगा, वे एक नए जीवों का निर्माण करेंगे। तो ये हो गया आपके विभाजन विधियाँ हो गई, मुकुलन विधि हो गई और बीजाणु निर्माण विधि हो गई। नेक्स्ट देखें विभाजन विधि, है ना, कि जो हम लोगों का फीजन मेथड है। इसमें क्या होता है कि यह एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है। क्या है, जो फीजन मेथड है यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। इसमें एक परिपक्व जीव 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंटकर या विभाजित होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो विभाजन की प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा, एक परिपक्व जीव 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बटेंगे और जितने सारे हिस्सों में बटेंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे एक अमीबा है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं, इसमें केंद्रक हैं, और जो विभाजन की प्रक्रिया है आपके अमीबा में सबसे पहले केंद्रक बढ़ते हैं, है ना। इससे पहले भी अमीबा क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, और केंद्रक जैसे ही बटेंगे, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, कैरियोकाइनेसिस नाम दिए थे, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, और इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, एक परिपक्व अमीबा 2 डॉटर अमीबा यानी संतति अमीबा में बट जाते हैं। तो ये क्या होगा, एक जीव 2 हिस्से में बट रहे हैं, है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होता है, अमीबा जो है पूरी तरह से परिपक्व हुआ और फिर ये 2 हिस्सों में बट गए, है ना। उसके बाद दूसरा हम लोग देखें बाइनरी फीजन्स ऑफ पारामीशियम, यानी कि जो क्या होता है, फीजन्स मेथड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, खास करके आपके पारामीशियम में, पारामीशियम जो है दिखने में चप्पल की आकृति जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं। और इसमें जो प्रचलन अंग के रूप में पाया जाता है वो क्या होता है, सिलिया होता है। क्या होता है, सिलिया। इसी तरह से इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सिलिया होते हैं, और इसी के जो है मदद से वह क्या करते हैं, वह लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रजनन की, तो ये इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्सली जो है इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। तो याद रखना है आपका बाइनरी फिजन जो पैरामीशियम में होता है वह ट्रांसवर्स सेक्शंस के माध्यम से होता है, यानी ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं और 2 जो है डॉटर पैरामीशियम्स बनाते हैं। अब आइए देखते हैं यूग्लिना में कैसे होता है। तो यूग्लिना में जो द्विभाजन की प्रक्रियाएं होती हैं यह होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या होती हैं,
लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। यानी कि यहाँ पर एक जो है परिपक्व युगलिना है, और युगलिना जो है क्या करते हैं, अपने लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं की मदद से जो है यह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर एक परिपक्व जो है जो आपका युगलिना है वह क्या होता है, पोषण करता है, परिपक्व होता है, और फिर यह केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव के बंटवारे के बाद लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, और फिर ये दो डॉटर्स युगलिना में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि पैरामीशियम में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और युगलिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है। नेक्स्ट देखें कि जो आपके विभाजन की प्रक्रिया है यह क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं, दो तरह से बांट सकते हैं। पहला है द्विविभाजन। क्या है? द्विविभाजन। और एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। आपको पूछा जाएगा कि जो है किस में द्विविभाजन होता है और किस में बहुविभाजन होता है, और ख़ास करके बहुविभाजन से तो आपके एग्जाम्पल्स जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखना है ये बात, है ना। तो द्विविभाजन किस में होता है? आपके अमीबा में होते हैं। अमीबा जब कहाँ रहता है? अनुकूल परिस्थिति में रहता है, यानी कि नदी, तालाब, पोखर में रहेगा ना, तो इसमें क्या होगा, आपका द्विविभाजन होगा। पैरामीशियम में, युगलिना में, है ना, ये क्या होने वाला है? द्विविभाजन। लेकिन बहुविभाजन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अमीबा में भी होती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में होगा। जैसे सुखाड़ आ जाएगा, है ना, तो वहाँ पर जब बारिश होगी ना, तो फिर द्विविभाजन की प्रक्रिया ना हो करके बहुविभाजन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद है प्लाज्मोडियम, है ना। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, एक परिपक्व जीव दो हिस्से में बढ़ते हैं, और बहुविभाजन में क्या होता है, एक परिपक्व जीव बहुत सारे हिस्सों में बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी, है ना। इससे क्या होता है? मलेरिया होता है, मलेरिया होता है। और इस मलेरिया परजीवी यानी कि जो प्लाज्मोडियम को जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं वो मादा एनोफिलीज मच्छर लेके जाते हैं ना। तो मलेरिया का मुख्य कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है विभाजन, और विभाजन में बहुविभाजन की प्रक्रिया होती है। तो याद रखना है कि अमीबा में क्या होता है, द्विविभाजन और बहुविभाजन दोनों होता है, लेकिन जब वह अनुकूल परिस्थिति में रहेगा तो उसमें क्या होगा, द्विविभाजन होगा, और फिर प्रतिकूल परिस्थिति में रहेगा तो उसमें क्या होगा, बहुविभाजन होगा। नेक्स्ट देखें, मुकुलन विधि है ना, बडिंग मेथड्स है। तो यह भी क्या है, एक अलैंगिक प्रजनन की ही विधि है ना, जिसमें जीव शरीर के बाहर या अंदर एक उभार जैसे संरचना का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ईस्ट है और ये इसमें मुकुलन विधि होना है, तो एक जीव जब मैच्योर कर जाएगा तो उसके शरीर के बाहर, है ना, एक उभार जैसे संरचना बनेंगी, या फिर अंदर भी हो सकता है ना। हम लोग आगे देखेंगे जो स्पॉन्जेज में होता है, शरीर के अंदर भी क्या होते हैं, मुकुल बनते हैं। तो शरीर के बाहर भी और शरीर के अंदर भी क्या होता है, उभार जैसे संरचना बनती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल, यानी बर्ड्स कहते हैं। जब यह पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तब यह जनक से अलग हो करके और फिर क्या करते हैं, स्वतंत्र जीवन बिताते हैं, जो आगे चल करके नए जन्म को या नए जीवों को जन्म देते, जैसे हाइड्रा है, ईस्ट है और स्पॉन्जेज है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं मुकुलन विधि का, जैसे बोलेगा बाह्य मुकुलन का एग्जाम्पल्स बताना है तो हाइड्रा और ईस्ट हो जाएगा, आंतरिक मुकुलन का स्पॉन्ज हो जाएगा। तो मुकुलन विधि में क्या होता है, यहाँ पर जीव परिपक्व होते हैं और उभार जैसे संरचना बनाती हैं, चाहे वो शरीर के बाहर हो चाहे वो अंदर हो, और वही जो है बर्ड यानी मुकुल कहलाता है। जब यह परिपक्व हो जाएगा मुकुल तो अपने शरीर से यानी मातृ शरीर से अलग हो जाएगा और फिर यह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। नेक्स्ट देखें कि मुकुल यानी कि जो बर्ड बनते हैं, जो कली बनती है, ये कहाँ पाए जाते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं कि शरीर के बाहर पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं, जैसे बाह्य मुकुलन है, एक्सटर्नल बडिंग है, यानी कि अगर किसी भी जीवधारी में जो मुकुल होगा वह जीव शरीर के बाहर बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, बाह्य मुकुलन। जैसे इसमें क्या हो रहा है, शरीर के बाहर बन रहे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे, बाह्य मुकुलन कहेंगे। और जैसे स्पॉन्जेज में क्या होता है, शरीर के अंदर बन रहे हैं
तो उसको क्या कहेंगे, आंतरिक मुकुलन कहेंगे, है ना। चलिए अब देखें बाह्य मुकुलन, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बडिंग। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे। तो मुकुलन जो होता है, मुकुलन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें मुकुल, है ना, ये मुकुल जिसको हम लोग बड कहते हैं, जीव शरीर के बाह्य सतह पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, जीव शरीर के एक्सटर्नल सरफेस पर बनते हैं, जो परिपक्व होने के बाद अपने मातृ जीव से अलग होकर के स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आपका हाइड्रा है, ईस्ट है, ये सब के सब क्या हैं, आपके बाह्य मुकुलन के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर एक क्या है, ईस्ट है, परिपक्व हुआ, इसमें जो है बर्ड्स बने, है ना, और फिर यह डेवलप करके यानी विकसित हो करके बहुत सारा जो है यह क्या करेगा, ईस्ट बनाएगा। हाइड्रा में भी होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, कली हैं, और ये पेरेंटल हाइड्रा है। और क्या होगा, जैसे ही यह परिपक्व होगा, ये जो है बर्ड्स यानी कि जो आपकी कली हैं, है ना, और फिर जो है ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फिर एक नया हाइड्रा बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये इनके क्या हैं, स्पर्शक हैं, जिसको हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, आप ध्यान से इसको आप नोट्स कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट देखें, आंतरिक मुकुलन है। आंतरिक मुकुलन को क्या कहेंगे, इंटरनल बडिंग कहेंगे, है ना। तो मुकुलन का भी क्या होता है, प्रकार होता है जिसमें मुकुल जीव शरीर के अंतः सतहों पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, अंतः सतहों पर बनते हैं, इंटरनल सरफेस पर बनते हैं। इस तरह का मुकुलन स्पॉन्ज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्पॉन्ज में पाया जाता है, जिसमें गेम्यूल फॉर्मेशंस होता है। तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पूछे जाते हैं, और ध्यान रखना है कि जो आपका स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज में आंतरिक मुकुलन होता है, और इसमें क्या होते हैं, गेम्यूल का फॉर्मेशंस होता है, और ये आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि गेम्यूल का निर्माण कहाँ होता है, स्पॉन्ज में होता है। स्पॉन्ज में कैसे प्रजनन होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन में कौन सा टाइप है, आंतरिक मुकुलन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो बीजाणु निर्माण विधि है, जिसको हम लोग स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशंस कहते हैं, यह विधि सामान्यतः कवक में कहाँ मिलेगा, फंजाई में मिलेगा, शैवाल में मिलेगा, है ना। इस विधि में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में क्या करते हैं, सैकड़ों प्रजनन इकाई पैदा करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। जब बीजाणु पेटी फटती हैं तब बाहर यानी कि जो आपके बहुत सारे जो स्पोर्स बन चुके होते हैं वह बाहर आ जाते हैं, और अनुकूल परिस्थिति में वे नए जीवों को जन्म देते हैं। जैसे राइजोपस हो गया, कवक है आपका, म्यूकर भी कवक है, स्पर्जिलस भी कवक है, पेनिसिलियम भी कवक है ना, क्लेमाइडोमोनास क्या है, शैवाल है। तो इसमें क्या होता है कि क्या बनते हैं, सबसे पहले जीव परिपक्व होते हैं, और एक जो है इस तरह का क्या बनता है, यहाँ पर थैला बनता है, और इस थैले के अंदर में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, और जैसे ही यह डेवलप कर जाते हैं, यह ब्रस्ट कर जाते हैं, और सारा स्पोर्स बाहर आ जाता है, और फिर क्या बनाता है, यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो हैं नए जीवों का निर्माण करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, अलैंगिक प्रजनन से लाभ है ना, क्या क्या लाभ है। पहला देखें कि यह एक सरल और तीव्र प्रक्रिया, यानी कि यह एक प्रकार का सिंपल प्रोसेस है, इसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी हो पाएगा, है ना। और यह क्या है, तीव्र प्रक्रिया, फास्ट प्रोसेस है। दूसरा देखें, इसमें प्रजनन हेतु दूसरे साथियों को ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि यह क्या है, जनिकीय प्रक्रिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एकल मातृ कोशिका से बनता है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, जो है एक दूसरे साथी को नहीं ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट देखें, अधिक संख्या में संतति कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पर जो जीवों की संख्या होती हैं वह बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट देखें, हानि में अगर देखें अलैंगिक प्रजनन की क्या क्या हानियाँ हैं, तो उत्पन्न संतति अपने जनक से कैसे होते हैं,
समान होते हैं, है ना। यहाँ पर हानि है, क्योंकि अगर समान ही होगा तो फिर एक नए जीवों का विकास कैसे होगा, विभिन्नता नहीं होगी तो एक नए जीवों का विकास कैसे होगा। तो इसको हम लोग क्लोन कहते हैं ना, जिससे विभिन्नता नहीं आती हैं। यानी कि एक हानि हो गया कि उत्पन्न संतति अपने जनकों से समान होते हैं, अतः क्लोन कहलाते हैं, जिससे विभिन्नता नहीं आती है। और विभिन्नता नहीं आएगी तो फिर एक नए जीवों का विकास कैसे होगा, है ना। तो जिस तरह से हम लोगों का विकास हुआ है छोटे छोटे जीवों से, है ना, अति सूक्ष्म जीवों से, अगर विभिन्नता नहीं रहती तो फिर हम लोगों का विकास क्या था, असंभव था। नेक्स्ट देखें कि यह विकास की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, है ना। यह क्या होता है, इवोल्यूशंस की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ये इनके हानि हो गए। नेक्स्ट देखें, इसमें मातृरक्षा कम या नहीं के बराबर होती हैं, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, जो संतान होते हैं काफ़ी अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा लाभ और दूसरा हानि, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपके रिप्रोडक्शंस होते हैं, खास करके आपके पौधों में अलग अलग मेथड्स के द्वारा होते हैं। जैसे अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बीजाणु निर्माण होता है। अगर पौधों में देखेंगे यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में, तो इसमें पत्तियों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होते हैं, रूट के द्वारा होते हैं, बल्बिल्स के द्वारा होते हैं, है ना। फीजन्स भी होता है जिसको हम लोग विभाजन कहते हैं, बडिंग होते हैं, मुकुलन कहते हैं, रीजनरेशंस होता है यानी पुनर्जनन होता है ना, फ्रेगमेंटेशंस होता है यानी विखंडन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी सिंगेमी होते हैं और डबल फर्टिलाइजेशंस होते हैं पौधों के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन में, और पॉलिनेशंस होता है ना, परागन जिसको कहते हैं, सेल पॉलिनेशंस होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशंस होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं, यहाँ पर जो पौधों में क्या होता है, एसेक्सुअली जो रिप्रोडक्शंस की प्रक्रिया होती हैं, यानी कि इसमें नर और मादा प्रजनन अंग भाग नहीं लेते हैं, यानी कि सिंपल समझिए कि अलैंगिक प्रजनन को ही हम लोग पौधों की भाषा में कायिक प्रजनन कहते हैं, जहाँ पर सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं ना। तो क्या है, कायिक प्रवर्धन जो है प्रजनन की इस विधि में क्या होता है, पौधों के हिस्से जैसे आपके जड़ हो गए, तना हो गए, पत्तियां हो गई, कलियां हो गई, इससे नए पौधे का विकास होता है। और ये जो होता है आपके कायिक प्रवर्धन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। जिसमें पहला क्या है आपका कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि है, क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस जो है यहाँ पर नेचुरल मेथड्स में, और आर्टिफिशियल यानी एंथ्रोपोजेनिक मेथड्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। यानी कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि और कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि। तो प्राकृतिक किसको कहते हैं, जो खुद ब खुद हो, है ना, कि जो पौधे होंगे उसमें जड़ तना पत्ती जो है वह खुद ब खुद एक नए पौधे का निर्माण करेगा। लेकिन जब कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में मनुष्य का हस्तक्षेप होगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एक जीव जो होंगे, मनुष्य जो होंगे, वह पौधों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक नए पौधे को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो उसको बोलेंगे कृत्रिम, क्या बोलेंगे, कृत्रिम, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, कायिक प्रवर्धन का क्या क्या महत्व होता है, सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है। तो क्या है, यह एक तीव्र प्रक्रिया है, क्या है, फास्ट प्रोसेस है। दूसरा देखें, यह प्रक्रिया उन पौधों में कारगर होती है जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है ना, उसमें क्या होता है, बीज नहीं बनते हैं तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। जैसे केला में नहीं होता है, गन्ना में नहीं होता, अंगूर में नहीं होता, स्ट्रॉबेरी में, तो हम लोग उसमें कायिक प्रवर्धन क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, किसी नए क्षेत्र में जहां बीज उगाना मुश्किल होता है वहां पर यह विधि बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन जो है जहां पर बीज को उगाना मुश्किल होता है वहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन की विधि अपना लेते हैं तो क्या होता है, वहां पर भी पौधे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस विधि के द्वारा किसी उजाड़ क्षेत्र को जल्द से जल्द हरा भरा किया जा सकता है। उसके बाद देखें, इस प्रकार के द्वारा उत्पन्न पौधों के जीवित रहने के चांसेस क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, जो आपके कायिक प्रवर्धन के महत्व हैं। तीव्र प्रक्रिया है ना, यह प्रक्रिया उस पौधों में कारगर होती है जिसमें बीज नहीं बनते हैं, जैसे केला है, गन्ना है, अंगूर है ना।
नए क्षेत्र को हम लोग जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, हरा भरा कर सकते हैं, है ना। यह क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ नए क्षेत्र पर बीज उगाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर हम लोग इसको अपना सकते हैं, है ना। और पौधों के जो है जीवित रहने के चांसेस जो होते हैं 100% होते हैं। अब आइए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं, आपके जितने भी सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको ज़रूर इससे प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि से आपको बहुत सारे प्रश्न पत्र खास करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आप याद कर लीजिएगा, है ना। जड़ जैसे है, जड़ जो है आपका जैसे डहेलिया जो है, इसमें डहेलिया जो है आपके जड़ के द्वारा प्रजनन करते हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा। अब आइए भूमिगत तने, है ना, जो आपके अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे शकर है, इसमें आपका मिंट आता है, पुदीना है हो गया, क्राइजेंथेमम हो गया, है ना, राइजोम है आपका, इसमें जिंजर और टर्मरिक आते हैं, आपके बम्बू प्लांट्स भी आते हैं। बल्ब के अंतर्गत आपका ऑनियन और गार्लिक आता है। ट्यूबर्स जिसमें आपका पोटैटो आता है ना। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जड़ के द्वारा, तो डहेलिया में होता है। शकर अगर रहेगा तो मिंट या क्राइजेंथेमम, या क्या करता है एग्जाम्पल्स देता है और आपको मॉडिफिकेशंस पूछता है। तो राइजोम, जिंजर और टर्मरिक, बल्ब में जो होता है आपके ऑनियन और गार्लिक में होता है, और ट्यूबर फॉर्मेशंस होता है आपके पोटैटो में। उसके बाद देखिए क्रीपिंग स्टेम्स है ना, इसमें आपका रनर है, ऑफसेट है, उसमें इसमें क्या है आपका रनर में ऑक्जेलिस और ग्रासेस हैं, ऑफसेट में आपका आयकॉर्निया यानी जलकुंभी है। अगर पत्ती के बारे में देखें तो पत्ती में जो है आपका पत्थर चट्टा है, बिगोनिया है, इसमें जो है पत्तियों के द्वारा क्या होता है जो है कायिक प्रवर्धन होता है वेजिटेटिवली तौर पर, है ना। उसके बाद है बल्बिल है, जिसमें आपका एगेव आता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम है, पत्थर चट्टा की पत्तियाँ हैं, है ना। इसमें क्या होता है पत्ती के द्वारा होता है, इसमें क्या होता है बल्ब के द्वारा होता है। राइजोम यानी कि इसमें जिंजर के द्वारा होगा। ट्यूबर्स पोटैटो होगा यहाँ पर। शकर मिंट में होगा, पुदीना में होगा, है ना। रनर ऑक्जेलिस, ठीक है। रूट प्रोपगेशंस आपके स्वीट पोटैटो यानी सलकंद में होगा। तो ये सारा मॉडिफिकेशंस आपको याद रखना है जो आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको जो है आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखें कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि हम लोगों ने देखा। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम विधि, है ना। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैन मेड कहते हैं ना, यह मनुष्य के द्वारा होगा, है ना। जैसे कलम विधि है, दूसरा है ग्राफ्टिंग विधि, उसके बाद है लेयरिंग विधि, और फिर क्या है उत्तक संवर्धन विधि, है ना। इसको हम लोग अंग्रेजी में कटिंग मेथड्स कहते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड्स कहते हैं, लेयरिंग यानी दाब लगाना कहते हैं, और उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका जो कलम विधि है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग कटिंग मेथड्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पौधे जैसे गुलाब हो गए, अड़हुल हो गए, नींबू हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने को हम लोग कट कर देते हैं और मिट्टी का लेप लगा देते हैं, और कपड़ों से हम लोग उसको ढक करके निरंतर पानी देते हैं, और फिर उनसे जड़ें निकल आ जाती हैं, और फिर उसको क्या करते हैं इस मुख्य पौधों से हटा लेते हैं। तो ये कटिंग मेथड्स होता है जो बरसात के दिनों में अक्सर करते हैं। उसके बाद है आपका ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ग्राफ्टिंग प्रोसेस जैसे कि नाम से ही है, ग्राफ्ट माना होता है जोड़ना, है ना। तो दो पौधे को काटेंगे ऐसे और उसके बाद उसमें जोड़ेंगे ताकि वह दोनों पौधा एक ही पौधों के रूप में विकसित हो जाए। तो ये जो है आपका ग्राफ्टिंग होता है। और लेयरिंग जो होता है आपका, जिसको बोलते हैं दाब लगाना, इसमें क्या किया जाता है, जो जैसे मान लीजिए पौधे हैं और इनके जो टहनियाँ जो ज़मीन से सटे होंगे, इस पर हम लोग क्या कर देते हैं मिट्टी चढ़ा देते हैं, और इनसे जड़ें निकल आएगी, और फिर इसको हम लोग हटा देंगे। तो एक पौधे ये हो गए और एक पौधे ये हो गए, है ना। और उत्तक संवर्धन क्या है, आधुनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका उत्तक से हम लोग एक नया पौधा तैयार करते हैं। और इसमें क्या करता है, बहुत बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, प्रयोगशाला विधि पर होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, ग्राफ्टिंग विधि है ना। ग्राफ्टिंग विधि तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में दो या दो से, है ना, या दो अलग अलग पौधे को क्या करते हैं हम लोग, उनके तने को काट लेते हैं और इस प्रकार से जोड़ते हैं
ताकि वे एक ही पौधों के रूप में विकसित हों। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम्स में, ये अलग पौधों के जो हैं निचले वाले भाग हैं और दूसरा क्या है आपका जो अपर पोर्शंस है जो स्टेम सिस्टम बनाएगा। इसमें क्या होता है, एक भाग जड़ तंत्र का निर्माण करता है जिसको क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ के लिए याद रखना है, रूट स्टॉक बोलते हैं रूट सिस्टम को, है ना, जो भविष्य में क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। और जो दूसरा है वो है शूट सिस्टम बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकन कहते हैं। तो याद रखने हैं यहाँ पर रूट सिस्टम स्टॉक होता है और उसके बाद जो दूसरा भाग तना का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, नव पल्लव कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को साइकन कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका रोज हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मली याद रखना है, दो पौधे को काटते हैं और फिर ऐसे जोड़ते हैं ताकि वे दोनों पौधा एक ही पौधे के रूप में ग्रो करते हैं, जिसमें आपका रूट सिस्टम होगा वो रूट स्टॉक कहलाएगा और जो शूट सिस्टम बनाएगा उसको बोलते हैं हम लोग साइकन। और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि ये जो साइकन होते हैं, ये जो रूट स्टॉक होते हैं, इनमें से कौन से हिस्से में फल निर्भर करते हैं, तो साइकन पर निर्भर करते हैं। तो ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखने को मिलते हैं, है ना, कि जो है ग्राफ्टिंग हुए पौधों में फल जो है किस पर निर्भर करता है, किस भाग पर निर्भर करता है, तो कहेंगे आपके यहाँ पर नव पल्लव यानी साइकन पर निर्भर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, लेयरिंग है ना। लेयरिंग में क्या होता है, इस विधि में पौधों की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार से काटा डाला जाता है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं कि उस शाखा का एक हिस्सा जमीन से यानी मिट्टी से बाहर की ओर निकल रहा हो। मिट्टी के भीतर वाली शाखा के हिस्से पर जब जड़ें उग जाती हैं तो उन्हें जनक पौधा से काटकर हटा लिया जाता है और इस प्रकार से मिट्टी में दबी हुई शाखा से एक नया पौधा उग जाता है। जैसे चंपा में होता है, चमेली में होता है, रसभरी में होता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एक पौधे हैं, इनके तने हैं और इसमें क्या है, बहुत जो एक स्टेम है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ज़मीन से लगा हुआ है ना, ज़मीन के समीप है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं ना। और इससे जब जड़ निकल आएगा तो फिर इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो फिर अगर यहाँ पर एक तने के साथ ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल लेयरिंग, क्या बोलते हैं, सरल लेयरिंग कहते हैं या सरल दाब कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा स्टेम पर ही हम लोग डाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मंड स्टूल या लेयरिंग कहते हैं। इसको हम लोग कंपाउंड लेयरिंग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, उत्तक संवर्धन है जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। और इससे जो है आपको खूब प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं, खास करके आपके वस्तुनिष्ठ में, और जो शॉर्ट टाइप के प्रश्न पत्र बनते हैं वहाँ पर तो देखने को मिलते ही हैं, है ना। तो उत्तक संवर्धन को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो उत्तक संवर्धन जो है ये एक बहुत ही जटिल और आधुनिक प्रक्रिया है। जटिल क्यों बोले, क्योंकि इसमें बहुत सारी सावधानियां और रिक्वायर्ड मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। यह सूक्ष्म लेवल पर होता है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स जमा करने होते हैं, औजार जमा करने पड़ते हैं। और ये आधुनिक है, क्या है, ये हम लोग मॉडर्न तरीका अपनाते हैं, जिसमें पौधों की एक्सप्लांट, यानी कि एक्सप्लांट किसको बोले, कोशिका को बोले, उत्तक को बोले, भ्रूणपोष को बोले, परागकण को बोले या भ्रूण को बोले, इसको लेकर के प्रयोगशाला में क्या करते हैं, पोषक तत्वों की उपस्थिति में, है ना, एसेप्टिक कंडीशंस पर क्या करते हैं हम लोग, संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तक संवर्धन कहते हैं। देखिए इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए एक पौधा है, इन पौधों की क्या करेंगे हम लोग, कोशिकाओं को निकाल लेंगे, ठीक है। और जैसे ही कोशिका को लेंगे, इसको हम लोग कहाँ पर, प्रयोगशाला में लेके जाएंगे और उनको पोषक तत्व देंगे, है ना। जैसे कि एक बताए भी थे आप सबों को, PDA है ना, पोटैटो डेक्सट्रोज, अगर उसमें हम लोग कल्चर करेंगे और उससे क्या बनेगा, कोशिका का गुच्छा बनेगा, मास ऑफ सेल्स बनेंगे, और फिर जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, एक नए पौधों में क्या करेंगे, बदल देंगे। यानी कि इस तरह से जो है यहाँ पर पौधा बनाया जाता है, कोशिकाओं से, उनके उत्तक से, भ्रूण से, भ्रूणपोष से, है ना। तो इससे पौधे बनते हैं। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो आपका एक्स पौधा आता है, दूसरा आपका कैलस आता है, क्या आता है, कैलस आता है। तो ये सारे जो टर्म होते हैं,
कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में खूब पूछे गए हैं। तो याद रखना है, एक्स पौधा किसको कहते हैं? जो टिश्यू कल्चर में यानी कि पौधे को बनाने के लिए हम लोग पौधों के जैसे कोशिका ले लिए, उत्तक ले लिए, भ्रूणपोष ले लिए, परागकण ले लिए, भ्रूण ले लिए, यही क्या कहलाता है? एक्स पौधा कहलाता है। समझ गए? यानी उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में एक नए पौधे को बनाने के लिए पौधों के जिस किसी भी भाग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या लिया? कोशिका लिया, उत्तक लिया, भ्रूणपोष लिया, है ना, परागकण लिया, भ्रूण लिया, तो यही क्या है? एक्स पौधा है। ठीक है। अब देखिए इसी एक्स पौधा को क्या किए हम लोग? यहाँ पर पोषक तत्व दिए और क्या बना? कैलस बना। अब देखिए पूछा जाता है कैलस क्या होता है? तो कैलस में क्या होता है? यह कोशिका का गुच्छा होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती डिफरेंशिएट नहीं रहते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? कैलस कहते हैं। ठीक है। कैलस क्या होता है? जब हम लोग एक्स पौधा में पोषक तत्व देते हैं तो मास ऑफ सेल्स बनता है और इसमें जड़, तना, पत्ती विभाजित नहीं रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैलस कहेंगे। और कैलस को अलग करते हैं और फिर इससे नया पौधा जो है तैयार होता है। अब आगे देखें, लैंगिक प्रजनन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की परिभाषा सबसे पहले हम लोग जानेंगे। प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं, है ना। इसमें क्या होते हैं? नर भी शामिल होते हैं, मादा भी शामिल होते हैं। इसमें निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? इसमें निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। जैसे ये क्या है? फीमेल हैं, ये क्या है? मेल हैं। और ये क्या करेंगे? जैसे फीमेल है तो एग्स प्रोड्यूस करेगी, है ना, और पुरुष हैं तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। और ये जब दोनों आपस में निषेचन करेंगे तो क्या होगा? जायगोट बनेंगे। क्या बनेंगे? युग्मनज बनेंगे। और युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। और भ्रूण से एक नए जीवों का विकास होगा। मतलब कि लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग वाले दो जीव शामिल होते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन होता है और निषेचन के बाद जायगोट बनते हैं। यानी कि इसमें नर और मादा जो है युग्मक बनाते हैं, मिलते हैं, जायगोट बनाते हैं, भ्रूण बनते हैं और भ्रूण से एक नए शिशु का विकास होता है। नेक्स्ट देखें कि लैंगिक प्रजनन की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। इसमें पहला देखेंगे, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, है ना। इसमें दोनों जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। इसमें निषेचन के फलस्वरूप जायगोट बनते हैं, क्योंकि जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो क्या बनेंगे? जायगोट बनेंगे। क्या बनेंगे? जायगोट बनेंगे। और जायगोट कैसा होता है? डायप्लॉइड होता है। क्या होता है? डायप्लॉइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट देखें, इसमें विभिन्नताएं आती हैं। क्या होती हैं? विभिन्नताएं आती। क्यों आती हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग जो है नर और मादा कोशिकाओं का संयोग होता है ना। इससे विभिन्नता आएंगी। और इस विधि के द्वारा उत्पन्न संतानों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं। कम ही जीव क्या होते हैं? इसमें उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें शिशु अपने पेरेंट से असमान होते हैं, यानी कि क्लोनल टाइप के नहीं होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें, यह उद्विकास यानी कि इवोल्यूशंस की प्रक्रिया में भागीदारी निभाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग युग्मक बनते हैं। अलग अलग युग्मक की भागीदारी के कारण विभिन्नता आती है और विभिन्नता के कारण क्या होता है? यह विकास में अपना भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखें, इस प्रकार के प्रजनन में मातृ रक्षा पाई जाती है, यानी पेरेंटल केयर क्या होता है? यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखें कि लैंगिक प्रजनन के क्या क्या लाभ हैं, है ना, जो आपके मेरिट्स में आ जाएंगे। उसके बाद देखें, इसके द्वारा जीन का वहन होता है। क्या होता है? यानी जीन जो होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है क्या जाते हैं? पेरेंट से उनके संतानों में जाते हैं। ठीक है। दूसरा देखें, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जीनों के मिश्रित होने से समस्त जनसंख्या में जीवन शक्ति बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? लैंगिक प्रजनन से जो है एक नए जीवों का विकास होता है और जिससे क्या होता है? जो जीन्स होते हैं वो मिश्रित होते हैं और इससे क्या होता है? जो लाइफ पावर होता है वो बढ़ती हैं।
नेक्स्ट देखें, जो लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न हुई संतान होती हैं उसमें विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होते हैं और विकास का आधार बनती हैं। क्योंकि जब देखिए वेरिएशंस नहीं होंगे, है ना, यानी कि म्यूटेशंस नहीं होगा, उत्परिवर्तन नहीं होगा, तो जो है आपका क्या होगा, विभिन्नता नहीं आएगी, है ना। तो उससे क्या होता है, विकास होता है। अगर आपका उत्परिवर्तन होता है ना, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं। उत्परिवर्तन होता है तो फिर क्या होगा, वेरिएशन होगा। क्या होगा, वेरिएशन होगा, विभिन्नता आएगी और विभिन्नता से क्या होगा, विकास होगा, यानी इवोल्यूशंस होगा। मतलब सीधा समझिए, यहाँ पर म्यूटेशंस होता है, म्यूटेशन से क्या होगा, विभिन्नता आएगी और विभिन्नता से विकास होगी। उसके बाद है कि शिशु की देखरेख जनकों द्वारा की जाती है, मतलब इसमें पेरेंटल केयर होता है। नेक्स्ट देखें कि लैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, डिमेरिट्स होती हैं। यह क्या होती हैं, धीमी प्रक्रिया है। क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नर और मादा दोनों को ढूंढना पड़ता है। अगर क्या होने हैं, लैंगिक प्रजनन होने हैं तो इसमें नर और मादा की भागीदारी होनी ही पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट देखें, इसमें कम संख्या में संतान की उत्पत्ति होती है। ये इनके क्या हैं, डिमेरिट्स हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखें कि लैंगिक प्रजनन की घटनाएं, है ना, जो इवेंट्स होते हैं, जैसे पूर्व निषेचन में, है ना, जिसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशंस। दूसरा है आपके फर्टिलाइजेशन और उसके बाद क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशंस। जो एक जीवों का विकास होता है, यानी कि जब एक नए जीव जन्म लेते हैं और फिर जो है वह परिपक्व होते हैं और फिर एक नए जीवों का विकास करते हैं, तो फिर क्या होता है, एक नए जीव फिर वो उत्पन्न करने के लायक हो जाते हैं। तो जो प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे एक जीव हैं वो अपने पूरे जीवन क्रम में कैसे एक नए जीवों को जन्म देते हैं। तो जब प्रजनन की प्रक्रिया होती हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, परिपक्वन होता है, मैच्योरिटी आती है जीवों में, है ना, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों। तो निषेचन के पहले क्या होता है, पूर्व निषेचन, है ना, प्री फर्टिलाइजेशंस है। तो इसमें क्या होता है, तो शरीर में युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। जैसे नर शरीर क्या करेगा, शुक्राणु बनाएगा और मादा शरीर क्या बनाएगा, अंडाणु बनाएंगे। उसके बाद होता है उन्हीं युग्मक का स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, पूर्व निषेचन में दो घटनाएं होती हैं। एक होता है युग्मक जनन, जिसको क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और युग्मक का स्थानांतरण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब निषेचन जो होता है नर और मादा युग्मक का संयोग होता है, और इसमें भी जो है जैसे बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है पश्च निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है ना, भ्रूण बनते हैं, है ना। उसके बाद फिर शिशु का विकास होता है। तो इसमें जो अलग अलग हैं, जैसे कि पूर्व निषेचन में क्या होता है, निषेचन में क्या होता है, पश्च निषेचन में क्या होता है, इससे भी जो है आपको बहुत सारे प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसको हम लोग अभी बोले पूर्व निषेचन घटनाएं, दूसरा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की घटनाएं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद की घटनाएं। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, इसमें आपका युग्मक जनन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। पुरुष बनाएंगे स्पर्म और स्त्री बनाएंगे एग्स बनाएंगे, है ना। युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, युग्मक बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, है ना। इसमें क्या होता है, युग्मक को एक शरीर से दूसरे शरीर में छोड़ा जाता है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, है ना, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक बन जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब क्या होंगे, युग्मक मिलेंगे आपस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर जीव शरीर के बाहर मिलेगा तो बोलेंगे एक्सटर्नल, जीव शरीर के अंदर यानी मादा शरीर के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे, इंटरनल यानी आंतरिक निषेचन बोलेंगे। उसके बाद है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, युग्मनज बनेंगे। क्या बनेंगे, युग्मनज। और युग्मनज कैसे होते हैं, 2n होते हैं, है ना, डायप्लॉइड होते हैं। और उसके बाद होगा
भ्रूण का विकास होगा। तो याद रखना है, ये प्रश्न पत्र आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग भ्रूणोद्भव। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं, है ना। तो भ्रूण का निर्माण जो होता है ना, वही भ्रूणोद्भव कहलाता है। अब किससे होता है निर्माण? तो जाइगोट सेल से होता है। तो भ्रूणोद्भव क्या है या एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है तो कहेंगे कि भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस भ्रूण बनने की प्रक्रिया है। क्या है? भ्रूण बनने की प्रक्रिया है, जिसमें जायगोट कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, यानी डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होता है, और बनते हैं भ्रूण। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। समझ गए? जायगोट से बनता है एम्ब्रायो, विभाजन के बाद उसी प्रक्रिया को बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। साधारण शब्दों में युग्मनज कोशिका में डिवीजन एंड डिफरेंशिएशंस के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। यही भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद देखें, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है वह भ्रूण, यहाँ पर क्या है? युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर गैमेट्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे आइसो मतलब होता है समान प्रकार के ना, समान तरह का रहेगा तो बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो। विषम युग्मक रहेगा तो कहेंगे एन आइसो। क्या बोलेंगे? एन आइसो। विषम युग्मक या असमान युग्मक कहेंगे। और ऊ गैमेट्स रहेगा तो यहाँ पर कहेंगे एक नर रहेगा और एक मादा रहेगा, है ना। तो युग्मक निर्माण होगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, है ना। युग्मक कितने तरह के? यहाँ पर 3 तरह के हो गए। अगर एक समान रहेगा, क्या रहेगा? एक समान रहेगा, उसको बोलेंगे आइसो। आइसो मन होता है समान युग्मक, ठीक है। एन आइसो, एन मन होता है डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के होंगे। और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर अलग अलग साइज के होंगे, ठीक है, संरचनात्मक तौर पर। और यहाँ पर क्या होगा? ऊ गैमेट्स 2 होंगे और दोनों की प्रकृति क्या होगी? अलग अलग होगी। एक नर युग्मक होगा, दूसरा मादा युग्मक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ पर देखिए क्या है? एक ही जैसे युग्मक है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोगैमेट्स कहेंगे कि नहीं? एक ही प्रकार के युग्मक है ना, यहाँ पर एक समान प्रकार के हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आइसो। जिसमें आपका क्या है? आपका क्लेडोफोरा। क्या है? क्लेडोफोरा। ये क्या है? एक प्रकार के शैवाल हैं। दूसरा है आपका एनाइसो, इसको हम लोग हेट्रोगैमेट्स भी कहते हैं, जिसमें आपका क्या है? फ्यूकस है। तो याद रखने, फ्यूकस एग्जाम्पल्स में है। और उसके बाद ऊगैमेट्स यानी कि हेट्रोगैमेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य में ऊगेमी होता है, यानी कि एक ओवम होगा और एक क्या होगा? स्पर्म होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 3 तरह के युग्मक होते हैं। एक आइसो होता है ना, समान प्रकार के होंगे। यहाँ पर असमान आकृति के होंगे और इसमें भी असमान होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रकृति के होंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर जो आपके NCERT की किताब में है, आइसोगैमेट्स कहाँ होता है? क्लेडोफोरा में होता है। हेट्रोगैमेट्स कहाँ होता है? फ्यूकस में होता है। और हेट्रोगैमेट्स यानी कि मनुष्यों में आपका यहाँ पर जो एग्स होते हैं और स्पर्म्स होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि पौधों में यानी पुष्पों में जो परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है, और ये आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं, है ना। परागन की परिभाषा दें तो परागन क्या होता है? पौधों में, खास करके पुष्पी पौधों में, परागकण का परागकोश से निकलकर, कहाँ से? जो परागकण होते हैं वो परागकोश से निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। जैसे ये क्या हैं? आपके पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? एंथर में बनते हैं, परागकोश में बनते हैं। यहाँ से ये क्या करेंगे? जाएंगे, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, कीट के माध्यम से हो, या किसी अन्य माध्यम से हो। तो जैसे ही यह कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र पर जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? परागन कहते हैं। यानी पौधों में, जो पुष्पी पौधों में होता है, परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनेशंस कहते हैं। उसके बाद देखें कि जायगोट जो द्विगुणित होते हैं, क्या होते हैं? जायगोट द्विगुणित होते हैं, जिसे नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं। और ये जायगोट कैसे बनते हैं? निषेचन की प्रक्रिया के उपरांत बनते हैं। नेक्स्ट देखें, जो जायगोट होता है इसको कहते हैं वाइटल लिंक इन बिटवीन जनरेशन आफ्टर जनरेशंस, है ना। नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं।
और यह क्या करता है, दो जो है लिंक्ड को या दो जीवों को जोड़ने का काम करता है, दो पीढ़ी को जोड़ने का काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक जायगोट है ना, इसमें क्या होता है, एक ये जो है जैसे कि नर युग्मक मादा युग्मक है और यहाँ पर एक एम्ब्रायो यानी भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक पुल का निर्माण करते हैं, ब्रिज का निर्माण करते हैं। अगर जायगोट नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, एक नए जीवों का विकास नहीं होगा। तो इसको हम लोग वाइटल लिंक के नाम से जानते हैं जायगोट को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें हम लोग बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही है, निषेचन माना होता है नर और मादा का संयोग, और फिर बाह्य माना होता है जीव शरीर के बाहर, है ना, किसी माध्यम में। तो सामान्यतः क्या होगा, शैवालों में, उभयचरों में, मछलियों में बाह्य निषेचन होता है। और इस प्रकार का निषेचन संयोगवश होता है, एक्सीडेंटली होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मादा शरीर के अंदर तो छोड़ा नहीं जाता है ना, इसीलिए जो युग्मक होते हैं अचानक से मिलते हैं, है ना, संयोगवश मिलते हैं, इसीलिए इसमें युग्मक की संख्या काफ़ी क्या होती हैं, अधिक होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत क्या हो जाएगा, आंतरिक निषेचन में इसमें क्या होगा कि जो युग्मक होंगे वह मादा शरीर के अंदर होंगे, है ना, होंगे कि नहीं, और इसमें युग्मक की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो बाह्य निषेचन में जो क्या होगा, युग्मक जो होगा वह माध्यम में छोड़ा जाएगा, निषेचन संयोगवश होगा। लेकिन आंतरिक निषेचन में होगा, युग्मक जो है मादा शरीर के अंदर छोड़ा जाएगा और उसमें क्या होगा, जो है युग्मक जो होंगे वो माँ के शरीर के अंदर ही रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखें कि बाह्य निषेचन और जो आंतरिक निषेचन, इसमें क्या क्या अंतर है, और ये आपको पेपर पर देखने को मिलते हैं, है ना, ये बहुत बार पूछे भी गए हैं। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है, तो जो बाह्य निषेचन है और आंतरिक निषेचन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसमें पहला है कि बाह्य निषेचन में इसमें युग्मक माध्यम में छोड़ा जाता है, जैसे हवा हो गया, है ना, जल हो गया, इसमें माध्यम में छोड़ दिया जाएगा। वहीं आंतरिक निषेचन में इसमें युग्मक मादा शरीर के अंदर छोड़ा जाता है, यानी इसमें पुरुष जो होंगे वह युग्मक कहाँ छोड़ेंगे, माँ के शरीर में छोड़ेंगे। नेक्स्ट है उत्पन्न संतति की संख्या जो है काफ़ी अधिक होती हैं। बाह्य निषेचन में क्या होती हैं, जो संतान होंगे वह काफ़ी अधिक संख्या में बनेंगे, लेकिन जो आंतरिक निषेचन होता है इसमें संतान की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। उसके बाद देखें जो संतति होंगे वह असुरक्षित होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि पेरेंटल केयर नहीं होता है, मातृरक्षा नहीं होती हैं। इसमें क्या होगा, उत्पन्न संतति सुरक्षित होते हैं क्योंकि माँ के शरीर के अंदर रहते हैं, है ना। निषेचन होगा मादा शरीर के बाहर होगा और ये क्या होते हैं, मादा शरीर के अंदर होते हैं। जैसे बाह्य निषेचन आपको शैवाल में देखने को मिलते हैं, मछलियों में देखने को मिलते हैं, है ना, उभयचरों में देखने को मिलते हैं। लेकिन आंतरिक निषेचन जो है वह जो है डॉग्स में मिलता है, ह्यूमंस में मिलता है, बंदर में मिलता है। ये आंतरिक निषेचन के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखें, जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को, यानी कि युग्मनज कोशिका जो होती हैं जो निषेचन के बाद बनती हैं उससे क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा, यानी भ्रूण का विकास होगा। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो याद रखना है, भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस, है ना। और यह किससे बनता है, जायगोट से बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान जायगोटिक सेल में डिवीजन, है ना, कोशिका विभाजन होता है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, है ना, इंक्रीज करता है और कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी होती है ना। लेकिन डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है, लेवर ऑफ सेल्स होता है, यानी कि कोशिकाओं के काम का बंटवारा होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको, डिवीजन से यानी कि विभाजन से कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी होती है। क्या होती हैं, विभाजन से कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी होती है। लेकिन डिफरेंशिएशन से क्या होता है, उनके कार्य का बंटवारा होता है। और इसी कार्य के बंटवारे करने के बाद यानी जायगोट में क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, शुक्राणु कोशिका है, ठीक है, और ये क्या है, अंडाणु कोशिका है, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, है ना। और इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, क्या होगा, विभाजन होगा। और इससे क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, है ना। इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा,
जो है कोशिका की संख्या में लगातार वृद्धि होगी और उन संख्याओं का यानी कि जो अलग अलग प्रकार के सेल्स होंगे फिर वो अलग अलग के क्या करेंगे, कार्य भी करेंगे। तो इससे क्या बनेगा, मास ऑफ सेल्स बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग भ्रूण कहते हैं। और यही भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होगी उसी को क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक तैयार होते हैं, है ना। युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, गेमेटोजेनेसिस प्रक्रिया में क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं। और भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया में क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं। सिंपल है ना। युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक बनेंगे और भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण बनने की प्रक्रिया जो भ्रूणोद्भव कहलाती है, एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाती है, उसमें भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें वेजिटेटिव फेज, जिसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और इससे जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि जीवों का क्या होता है, तीव्रता से वृद्धि और विकास होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वृद्धि विकास किस अवस्था में होता है, तो कहेंगे वेजिटेटिव फेज में होता है, या इसी को बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, इसमें बच्चे जन्म देने की क्षमता होती है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, इसमें बच्चे देने की क्षमता छीन हो जाती है या अनियमितता के कारण रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के पहले का जो वक्त है इसमें जीवों का तीव्रता से वृद्धि और विकास होता है, जल्दी जल्दी शरीर बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज या प्रजनन अवस्था में क्या होता है, अपने जैसे जीव जन्म दे सकते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। उसके बाद देखें प्रजनन काल के आधार पर जो जीवों को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक है कि अगर कोई भी जीवधारी किसी खास मौसम में क्या करेगा, प्रजनन करेगा, तो उसको बोलते हैं मौसमी, क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनक। और अगर क्या करेगा, किसी भी महीने में अगर कोई भी जीवधारी एक नए जीव पैदा कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सतत, क्या बोलेंगे, सतत बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखें मौसमी प्रजनक किसको बोलेंगे, वैसे जंतु जो किसी एक निर्धारित काल में ही मौसम में ही प्रजनन करते हैं उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे आपके मेढक हो गए, छिपकली हो गए, मछली हो गए, ये किसी खास मौसम में ही क्या करते हैं, अपने शिशुओं को जन्म देते हैं। वहीं जो आपके सतत प्रजनक होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, वैसे जंतु होते हैं जो किसी भी मौसम में यानी क्या करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, सतत प्रजनक कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। जैसे गाय है, मनुष्य है, घोड़ा है, ये सब क्या हैं, सतत प्रजनन करने वाले जीव हैं। नेक्स्ट देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, खास करके इसको हम लोग रज या मासिक चक्र भी कहते हैं। यह एक चक्रीय परिवर्तन होता है जो मादाओं में यानी मनुष्यों में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है आपके, ये होता है आपके नन प्राइमेट्स में, जो मादा में देखने को मिले, जैसे गाय में, कुत्ता में, बिल्ली में। अब आइए जानते हैं कि जो मध्य चक्र होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और जो आपका जो है यहाँ पर जो मध्य चक्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं, है ना, मासिक धर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो अंतर है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और ऑस्ट्रस साइकिल्स में, इसमें क्या क्या अंतर है। तो पहला देखते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है एक छोटी अवधि, जैसे गाय में 12-24 घंटे की होती हैं और उसके बाद जो है एनेट्रोट्स या निष्क्रिय अवस्था में हो जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि जो ऑस्ट्रस साइकिल होता है इसमें एक छोटी अवधि में होता है, जैसे गायों में होता है ना। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसमें जो मासिक धर्म होता है इसमें जो है चरणबद्ध तरीके से होता है। और इसमें जो क्या होता है, जो ब्लड्स होते हैं, जो अंडाशय का क्या होता है, एक रूप होता है ना, जो शरीर से बाहर आते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है दूसरा, ऑस्ट्रस साइकिल में क्षतिग्रस्त एंडोमेट्रियम पुनः अवशोषित हो जाता है, माना कि ये माँ के शरीर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है या मासिक चक्र में क्या होता है, गर्भाशय और उनकी झिल्ली जो है माँ के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद देखें
ऑस्ट्रोसाइकिल में क्या है, रक्त प्रवाह नहीं होता है। इसमें माँ के शरीर में ही जो है एंडोमेट्रियम या एग्स क्या रहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लड जो है शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखें, जो ऑस्ट्रोसाइकिल है इसके दौरान यौन इच्छा बढ़ जाती हैं, लेकिन मासिक चक्र के दौरान क्या होता है, यौन इच्छा में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट देखें, मादा केवल मध्यकाल के दौरान ही मैथुन की अनुमति देती हैं, लेकिन मासिक चक्र में क्या होता है, मादा मासिक धर्म में दौरान संभोग की अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट देखें, यह होता है अपने गाय में, कुत्तों में या नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है, लेकिन यह प्राइमेट्स में होता है, जैसे बंदरों में, लंगूरों में, मनुष्यों में ही पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ऑस्ट्रोसाइकिल होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं। अगर हम लोग इसको आउटलाइन तौर पर देखें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रोसाइकिल में क्या अंतर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होते हैं, यह चरणबद्ध तरीके से होता है और इसमें जो है जो रक्त होते हैं वो माँ के शरीर से बाहर होते हैं, और ख़ास करके जो गर्भाशय की झिल्ली होती हैं वो जो है ब्लड क्लॉट के रूप में, और अंडाशय जो है, जो अंडे हैं, है ना, अंडे जो हैं वह शरीर से बाहर निकलते हैं। इसमें जो है कुछ दिनों तक रक्त प्रवाह होता रहता है ना, और इसमें जो स्त्रियों की जो यौन इच्छा होती हैं उसमें वृद्धि नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, जो माताएं होती हैं उसमें संभोग का जो है अनुमति नहीं देती हैं। यह जो है बंदरों में, लंगूरों में और मनुष्यों में पाया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रोसाइकिल में क्या होता है, यह गाय में होते हैं, है ना। इसमें जो एंडोमेटेरियम होता है, गर्भाशय का आंतरिक लेयर होता है, यह पुनः अवशोषित हो जाता है। इसमें रक्त बाहर नहीं आते हैं और यौन इच्छा क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, है ना। इसमें जो है मादा केवल मध्यकाल के दौरान ही मैथुन की अनुमति देता है, यानी उसमें जो प्रजनन का जो एक अवस्था होता है, यानी इच्छा होता है, इसमें अधिक बढ़ जाता है, जो गायों, कुत्तों इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट देखें कि वैसे जंतु जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवीपेरस यानी जरायुज कहते हैं, जिसको एग लेइंग्स एनिमल्स भी कहते हैं, जिसमें भ्रूण का विकास अंडे के अंदर होता है लेकिन मादा शरीर के बाहर होता है। जैसे सरीसृप में, है ना, पक्षी में, स्तनधारी में अंडे के अंदर निषेचित अंडे जो चारों ओर एक विशेष प्रकार के कवच से ढका रहता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो याद रखना है, अंडे देने वाले जीवधारी को ओवीपेरस कहते हैं या एग लेइंग्स एनिमल्स कहते हैं, है ना। और उसमें जो चारों तरफ एक कवच रहता है वह किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखें, विविपेरस एनिमल्स हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, और इसको बोलते हैं अंडयुज जीवधारी। क्या बोलते हैं, अंडयुज जीवधारी कहते हैं, यानी एक ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं, और जो बच्चे देंगे उसको विविपेरस एनिमल्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि वैसे जंतु जो बच्चे देते हैं उसे हम लोग जरायुज कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। इसमें भ्रूण का पोषण विकास मादा शरीर के भीतर होता है। बच्चे अपने मदर से एक विशेष प्रकार के कनेक्शन से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरा कहते हैं, है ना। अपरा जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, या इसे हम लोग डोरी भी कह देते हैं, है ना। इसी के माध्यम से सारी जैविक क्रिया, जैसे पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये संपन्न होती हैं। जैसे मानव में होता है, गाय में होता है, बकरी में होता है। तो ये सब क्या हैं आपके जो विविपेरस और ओविपेरस हो गए। अब देखें कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे गीमा फॉर्मेशंस कहाँ होता है। तो गीमा फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के मार्केंसिया में, है ना। यहाँ पर देखने को मिलते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर्स, जो गीमा कहलाता है। आप लोगों से पूछा भी जाता है गीमा का निर्माण कहाँ होता है, तो कहेंगे ब्रायोफाइटा के सदस्य मार्केंसिया में होता है। उसके बाद देखें कि स्पायरोगायरा जो होता है, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशंस होता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक स्पायरोगायरा का शरीर है और किसी वजह से, जैसे चाहे वह जल धारा की वजह से हो या कोई जीव जो है इसको नुकसान पहुंचाते हैं और अलग अलग हिस्सों में बंट जाते हैं। जितने सारे हिस्से में बटेंगे ये पुनः एक नए क्या करते हैं, स्पायरोगायरा का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशंस होता है। उसके बाद देखें आपसे पूछा जाता है, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, है ना, कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड में आपको पढ़ना भी है। प्लाज्मिड में एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स PBr322 जो आपको
एक जो है अलग से ही जो है अध्याय आपके 12वीं में बायोटेक में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अगर आप चित्र बना करके याद रख सकते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स है प्लाज्मिड का, है ना, जो एक प्रकार के क्या है, बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो क्लास 12th के पहले अध्याय रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में सीखा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसे आप डायरेक्टली आप नोट्स कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। खास करके आपके जितने भी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इससे बाहर नहीं रहेंगे। दूसरा, जो सब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप के प्रश्न पत्र बनते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जो है अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे। अगर आप इसी तरह से नए अध्याय के बारे में देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके ये बताना है कि कौन से अध्याय का जो है इस तरह से हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा और यहाँ से आप ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि आप नोट्स भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। और मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ताकि जो है अपने जो है मित्रों को भी जो है लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।